सबसे बड़ा कारण है। लीवर सिरोसिस क्या है, सबसे बड़ा कारण रहता है किसका, आसाइटिस का। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो है पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन लीवर सिरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है, तो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है। इसके अलावा क्या है, एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है, यानी कि हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया या हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया बोल सकता हूं मैं, या इसी को हाइपोप्रोटीनीमिया भी बोल सकता हूं, है ना। तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया, तो ये क्या है, कारण रहते हैं किसके, आपके जो हमारा असाइटिस होने के, सारे के सारे क्या है, कोज है किसके, असाइटिस होने की। क्या, लिवर सिरोसिस है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है और हाइपर प्रोटीनीमिया है ना। अब क्या है कि असाइटिस का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम आपने याद रखना है कि असाइटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं पुडल साइन। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुडल साइन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि पुडल साइन इज सीन इन असाइटिस। क्या होता है इसमें, तो जब आप क्या करेंगे, किसी पेशेंट को जब उसकी नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, उसको इस तरीके से जब उसकी नीचे इस पोजीशन पे रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या है, उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर क्या हो जाएगा, सारा का सारा फ्लूइड जो वो आके इकट्ठा हो जाएगा, और जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्ट्रेच प्लेस करके सुनेंगे तो आपको फ्लूइड की फ्लोइंग की जो है साउंड सुनाई देती है। इसको हम बोलते हैं पुडल साइन। क्या बोलते हैं, पुडल साइन, जो असाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो आपको कारण पूछा गया है, पहला कह रहा है पोर्टल हाइपोटेंशन। पोर्टल हाइपोटेंशन की वजह से असाइटिस नहीं होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है। दूसरा है किडनी माल फंक्शन। तो किडनी माल फंक्शन जो है इसका डायरेक्ट कॉज नहीं है, एडिमा की हो सकता है किडनी की वजह से, बट डायरेक्ट असाइटिस नहीं होता है। तीसरा कह रहा है डिमिनिश प्लाज्मा प्रोटीन लेवल का, इसका मतलब है कि हाइपोप्रोटीनीमिया। इसका मतलब क्या है, हाइपोप्रोटीनीमिया, और हाइपोप्रोटीनीमिया इज ए कॉज ऑफ असाइटिस। किसका कॉज है, असाइटिस का कॉज है हाइपोप्रोटीनीमिया। तो यहाँ सी जो है ये क्या है, सही बात है। डी कह रहा है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का प्रोडक्शन कम होने की वजह से, इसको आप क्या बोल सकते हैं, हाइपोकैलिमिया बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या है, आपका हाइपोकैलिमिया कॉज हो जाएगा। तो इससे क्या है, ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं, है ना, और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पर असाइटिस नहीं होता है। तो असाइटिस का कॉज कौन है, डिमिनिश प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज कॉज ऑफ असाइटिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एन आईवी इन्फ्यूजन। एक क्लाइंट क्या कर रहा है, आईवी इन्फ्यूजन रिसीव कर रहा है, किसका, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। वाटर के अंदर 5% डेक्सट्रोज का क्या किया जा रहा है, इन्फ्यूजन लिया जा रहा है किसी पेशेंट के द्वारा। आपको पूछ रहा है द क्लाइंट लॉसेस वेट एंड डेवलप ए नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस। और क्लाइंट में क्या हो गया है, क्लाइंट का जो वेट है वो लॉस हो गया है और उसमें नेगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस बन गया है। आपको पूछ रहे हैं व्हाट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आपने क्या किया, एक क्लाइंट था आपके पास में, आपने उसको 5% एक्स्ट्रा इन वाटर, जो कि क्या होता है, नॉर्मली ये क्या है, आइसोटोनिक है, बट जब इसको किसमें, जब ये बोतल में और जब ये बॉडी में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक बन जाएगा इन बॉडी। ये आपने दिया, तो इसके बाद वेट लॉस हुआ और उसका नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, यानी कि उसमें नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है वो क्या होने शुरू हो गए हैं, नेगेटिव होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है ये कहां से बन रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। कहां से फॉर्म होते हैं, प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। तो ये जब नेगेटिव का मतलब कम हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में प्रोटीन की कमी है। क्या है, प्रोटीन का कमी कहीं ना कहीं आ रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा
न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। नर्स जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बोलेगी कि कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने देना है। फर्स्ट कह रहा है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनटेक, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन जो है पूरा नहीं होगा, तो ये बात यहाँ गलत रहती है। दूसरा कह रहा है लैक ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये बात सही है, प्रोटीन सप्लीमेंट की कमी है। तीसरा कह रहा है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की वजह से ये नहीं हो रहा है। और फोर्थ कह रहा है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ने से नहीं हो रहा है। तो यहाँ राइट आंसर कौन है? राइट आंसर इज बी। कौन है? बी इज ए राइट आंसर। बी यहाँ क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आईवी सॉल्यूशन ऑफ 1000 ml 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज टू बी इन्फ्यूज एट 125 ml पर आवर। क्या किया जा रहा है कि एक क्या है, एक पेशेंट है और उस पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, 1000 ml जो है वो 5% डेक्सट्रोज जो है वो वाटर के अंदर अपने इन्फ्यूज कर रहे हैं 125 ml पर आवर के रेट से। आपको पूछा जा रहा है कि जो इन्फ्यूजन रेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 15 ड्रॉप पर ml है, यानी कि जब आप 15 ml देते हैं तो उसमें क्या है, यानी कि 15 ड्रॉप जब दे रहे हैं तो उसमें 1 ml जा रहा है। क्या है? जब आप 15 ml दे रहे हैं तो उससे 15 ड्रॉप जब देते हैं तो उससे 1 ml अमाउंट जा रहा है। टू इंश्योर दैट द सॉल्यूशन विल इन्फ्यूज ओवर एन 8 आवर पीरियड, और आपने जो सॉल्यूशन है उसको 8 घंटे में क्या करना है, खत्म करना है। एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड द नर्स सेट द रेट ऑफ फ्लो, आपको पूछा जा रहा है कि किस रेट पे जो है नर्स फ्लो को सेट करेगी। तो यहां आपको क्या दिया हुआ है, टोटल फ्लूइड दिया हुआ है कि कितना फ्लूइड देना है, किस ड्रॉप फैक्टर से देना है और कितने टाइम में देना है। तो यहां आपको जो है ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम मिलेंगे। आप क्या है, ड्रॉप पर मिनट निकालना है आपने, यहाँ जीटीटी का मतलब ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप पर मिनट अगर आपने निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है कि टोटल फ्लूइड इन ml, टोटल फ्लूइड इन ml डिवाइड बाय टाइम इन मिनट, क्या टाइम इन मिनट इनटू में क्या, इनटू में आएगा आपका ड्रॉप फैक्टर। कौन आएगा? ड्रॉप फैक्टर। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कि टोटल फ्लूइड इन ml और टाइम इन मिनट, और इसको क्या है ड्रॉप फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ड्रॉप पर मिनट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, तो टोटल फ्लूइड है 1000 ml, हमें ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है 15, और टाइम आपके पास कितना है 8 आवर है, और इसको आपने किस में लेना है, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको जब काटेंगे तो 15 और 4, जब आप इसको काटेंगे तो 250 यानी 250, और जब आप 8 से काटेंगे इसको तो 8 250 में जब आप 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 से 3 बार और 24, पीछे 1 0 1 है ना, 818, पीछे 2.0, और जो है तो आपका 31 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 31.8 दूनी 16, 31.2। तो यहाँ क्या है, लगभग 31 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आप क्या करेंगे, उस पेशेंट को ये सॉल्यूशन जो है वो डिलीवर करने वाले हैं। समझ पा रहे बात को? तो 31 ड्रॉप पर मिनट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहने वाला है। समझ पा रहे बात को? 31 ड्रॉप पर मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, what complication is prevented when a nurse address the need of client who is hyperventilating? क्या है, एक आपको पूछा जा रहा है कि कौन से कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं जब क्या है कि नर्स क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है कि एक क्लाइंट है जिसको क्या है, जो हाइपर वेंटिलेटिंग है, उसको आप कौन से कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे। पहला कह रहा है कार्डियक अरेस्ट, तो हाइपर वेंटिलेशन से, कार्डियक अरेस्ट से नहीं बचा सकते हम हाइपर वेंटिलेट करके। दूसरा कह रहा है कार्बोनिक एसिड डेफिशिएंट, हाँ कार्बोनिक एसिड यानी कि जो आपका बाइकार्बोनेट जो होता है ना, उससे क्या है कार्बोनिक एसिड बनता है। कौन बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। तो अगर आप क्या करेंगे, जब मरीज को हाइपर वेंटिलेट करेंगे यानी कि ऑक्सीजन क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में देंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, तो उससे क्या है बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो जो कार्बोनिक एसिड है वो कम बनेगा और कार्बोनिक एसिड की कमी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है रिडक्शन इन सीरम पीएच, सीरम का पीएच कम नहीं होगा, पीएच जो है वो बढ़ेगा। कैसे, तो जब क्या होगा, आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो मरीज एल्केलोसिस में जाएगा। किस में जाएगा, एल्केलोसिस में, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। और एल्केलोसिस जब होगा तो पीएच जो है वो 7.45 से ज्यादा देखने को मिलेगा और आपका CO2 जो है वो 35 से कम कम देखने को मिलेगा। तो आपका क्या है, पीएच जो है वो बढ़ता है। और फोर्थ करें एक्सेस ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन एक्सेस होगा। ये बात ठीक है, बट ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो इसका इफेक्ट है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर बी रहने वाला है कि कार्बोनिक एसिड क्या होगा, डेफिशिट होगा। ये कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड को डेफिशिट किया जा सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ डेवलप होगा, ये बात आपको पूछी गई है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, राइट आंसर इज बी, कार्बोनिक एसिड डेफिशिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है there was 200 ml left in client's IV bag when a nurse started the shift when there was 50 ml left in this bag। एक नर्स क्या कर रही थी, फ्लूइड दे रही थी, 200 ml था जब शिफ्ट शुरू हुई और उसमें से जब उसकी शिफ्ट जो है के दौरान 50 ml बैग में बच गया। नर्स हैंगे न्यू IV बैग कंटेनिंग 1000 ml एंड डिस्कार्ड द 50 ml। क्या किया, नर्स ने 1000 ml जो है वो लगाया, उसमें से 50 ml डिस्कार्ड कर दिया है और 50 ml जब डिस्कार्ड किया तो 950 ml उसमें बच गया है। उसके बाद क्या हुआ, द क्लाइंट रिसीव 2 IVPs ड्यूरिंग द शिफ्ट, और एक क्या था 100 ml का था तो उसने 2 IVP दे दिए और एक क्या था 100 का था, दो तो 200 ml के IVP दिए। प्रीवियस शिफ्ट में 200 ml था तो 200 में से उसने क्या किया, 150 ml डिलीवर किया है, 50 ml उसने क्या किया था, डिस्कार्ड कर दिया था। एट द एंड ऑफ शिफ्ट the nurse look at the IV to document the client's fluid intake for the shift। how many ml of IV fluid did the client receive during the shift, refer to the illustration below। तो आपने क्या है, आपको पता है कि 950 क्या था, 950 ml जो है उसमें से जा रहा था, है ना। 200 ml क्या किया गया, 200 ml जो है इसमें से, और 150 ml जो है 150 ml प्रीवियस फ्लूइड, तो 950 और 150 तो 1100 और 1300 ml जो है उसने क्या किया है, टोटल फ्लूइड का इंटेक करवा दिया है। टोटल कितना होगा, 1300 ml। यहाँ क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है 1300 ml। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट। एक आर्टीरियल ब्लड गैस जो है वो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, कोई पेशेंट है और जब आपने उसका आर्टीरियल ब्लड गैस का रिपोर्ट देखा तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस क्लाइंट का जो पीएच है वो 7.25 है। कितना है, 7.25, यानी कि पेशेंट किसमें है, एसिडोसिस में है। किसमें है, एसिडोसिस में है। PCO2 जो है वो 35 mmHg है, उसका PCO2 जो CO2 है वो 35 है, यानी कि ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। क्या है, नॉर्मल है। और HCO3 20 मिलीग्राम है। HCO3 कितना है, 20, तो ये क्या है, कम की तरफ है ना, डिक्रीज। और क्या है, नॉर्मल कितना होता है 22 से 27। अगर हम ब्लड पीएच की बात करें, नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड पीएच होता है 7.35 टू 7.45। अगर आपको पूछे कि HCO3 जो बाइकार्बोनेट है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 22 टू 27 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर CO2 की बात करें तो CO2 का नॉर्मल लेवल 35 टू 45 mmHg। ये क्या है, हमारे नॉर्मल लेवल रहते हैं। अब क्या है कि पीएच जब क्या होती है 7.35 से कम हो, अगर पीएच का लेवल क्या हो 7.35 से कम होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। जब पीएच का लेवल 7.45 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्केलोसिस।
ये बातें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। यहां आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट का पीएच 7.25 है, उसका पीसीओ2 35 है, पीसीओ2 नॉर्मल है, इसका मतलब जो है कंडीशन रेस्पिरेटरी नहीं है, और बाइकार्बोनेट यहाँ क्या है, कम हो रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन किससे रिलेट कर रही है, मेटाबॉलिक कंडीशन से। जो पीएच होती है वो डायरेक्टली बाइकार्बोनेट के साथ साथ चलती है। पीएच और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर चलते हैं। अगर क्या होगा, पीएच कम होगी तो बाइकार्बोनेट कम होता है, और अगर पीएच बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट बढ़ता है। जबकि जो आपका पीएच और CO2 जो होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब क्या होगा, आपकी पीएच कम होगी तो CO2 बढ़ेगी, और जब क्या है, आपकी पीएच बढ़ेगी तो आपका CO2 क्या होगा, कम होगा। ऐसे जो है ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, उल्टे रहते हैं। जबकि बाइकार्बोनेट क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर चलता है। तो आपको पूछ रहा है कि ये जो डिस्टरबेंस है आपको जो दिखाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डिस्टरबेंस क्या रिजल्ट को बता रहा है। पहला कह रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा कह रहा है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, तीसरा कह रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और चौथा कह रहा है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो अगर इसको हम इलिमिनेट करके करें तो इसमें एल्किलोसिस वाली दोनों बातें गायब हो गई है। कंडीशन किसकी है, एसिडोसिस की है। और यहाँ पर क्या है, बाइकार्बोनेट जो है वो डायरेक्ट जो है पीएच के साथ में वर्क कर रहा है, और पीएच के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि CO2 आपका क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है, रेस्पिरेटरी का कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, ए है, ए। राइट आंसर कौन है, ए इज ए राइट आंसर, ए। समझ पा रहे हैं बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लाइंट्स आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट द पीएच इज 7.52, PCO2 is 32 and bicarbonate is 24 milliequivalent per liter. What does the nurse identify as a possible cause of these result? सबसे पहले हमने देखना है कि पीएच क्या है, 7.52 है। इसका मतलब क्या है, पेशेंट एल्केलोसिस की तरफ है। किसकी तरफ है, एल्केलोसिस की तरफ है। क्यों, क्योंकि पीएच क्या है, बढ़ी हुई है। PCO2 क्या है, 32, यानी कि क्या है, कम है। क्या है, डिक्रीज है। नॉर्मल हमने कहा 35 to 45 होता है, और बाइकार्बोनेट जो है ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। क्या है, नॉर्मल रेंज में है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कहानी कहाँ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। आपको पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए में आपने पॉसिबल जो कोज है, जो संभावित कोज है, उसको देखना है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है। पहला कह रहा है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पीएच का लेवल तो होता है कम, और जो आपकी CO2 जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, रिटेन करती है। तो ये तो है नहीं। दूसरा कह रहा है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, जबकि मेटाबॉलिक एक तो क्या है, ठीक है। तीसरा कह रहा है प्रोलोंग गैस्ट्रिक सक्शन। जब प्रोलोंग गैस्ट्रिक सक्शन करते हैं तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ स्टमक एसिड, है ना, या गैस्ट्रिक एसिड। तो उसकी वजह से क्या है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, जिसमें क्या होती है, पीएच बढ़ती है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ता है। तो ये भी यहां पर है नहीं। तीसरा कह रहा है, फोर्थ कह रहा है एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब आप क्या करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। इसको आप क्या बोलते हो, हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट बोलते हो। और हाइपर वेंटिलेशन जब करेंगे तो पेशेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा, और पीएच जो है वो बढ़ेगी। और यही तो यहाँ हो रहा है ना, पीएच यहाँ बढ़ रही है, CO2 यहाँ कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट है। क्या है, हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट है। तो यहाँ राइट आंसर कौन है, डी है, डी। यहां पर राइट आंसर कौन है, डी। राइट आंसर कौन है, डी। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक जो है क्लास को पहुंचा दीजिएगा, है ना।
शेयर जरूर करिएगा, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद असाइटिस। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट किसके साथ में है, असाइटिस के साथ में है, असाइटिस के साथ में क्लाइंट है। हु इज रिसीविंग एल्ब्यूमिन, जो क्या है, एल्ब्यूमिन ले रहा है। और एल्ब्यूमिन कौन है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। कौन है, एल्ब्यूमिन इज ए प्रोटीन। एल्ब्यूमिन कौन है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन। असाइटिस का पेशेंट है और उसको आप क्या कर रहे हो, एल्ब्यूमिन दे रहे हो। What infusion rate and oral fluid intake should the nurse expect to have the greatest therapeutic effect? आपको पूछा जा रहा है कि जब आप एल्ब्यूमिन देंगे तो उसका इन्फ्यूजन रेट आप क्या रखेंगे और उस दौरान आप ओरल फ्लूइड इनटेक करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इस बात पे आपको पूछा गया है। तो ये जो आपका एल्ब्यूमिन जो होता है, इस एल्ब्यूमिन के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन आपकी क्या है, ये आपका है हायर कंसंट्रेशन फ्लूइड है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक है तो ये क्या करेगा, पुल फ्लूइड, क्या करेगा, पुल द फ्लूइड फ्रॉम extravascular and intracellular space। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस से कहां पर, टू इंट्रावास्कुलर। क्या होता है, जो हमारा एल्ब्यूमिन जो है ये हाई कंसंट्रेटेड है, यानी कि हाइपरटोनिक है। तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को पुल करके लाएगा, कहां से, जो वेसल्स के बाहर है। और वेसल के बाहर कौन सा स्पेस है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रासेलुलर। वहां से फ्लूइड को क्या करेगा, आपकी वेसल्स में लेके आएगा। तो इस दौरान आपने क्या करना होता है, इस दौरान इस फ्लूइड को आपने बिल्कुल स्लो देना होता है। क्या करना होता है, स्लोली इन्फ्यूज करना होता है। क्या करना होता है, एक तो स्लोली इन्फ्यूज करना होता है, और दूसरा जब आप क्या करते हैं, जब आप एल्ब्यूमिन देते हैं तो उस दौरान ओरल इंटेक अवॉइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ओरल इंटेक जो है उसको क्या करवाते हैं, अवॉइड करवाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ओरल भी देंगे और बाहर से भी ये फ्लूइड लेके आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्लोली देते हैं और उस कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे, ओरल फ्लूइड को इंटेक नहीं करवाएंगे। तो यहां पर आपने यही बात देखनी है कि क्या है, पहला कह रहा है स्लो आईवी रेट एंड लिबरल फ्लूइड इंटेक। नहीं, लिबरल का मतलब थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं देते, हम रेस्ट्रिक्ट करवा के रखते हैं। दूसरा कह रहा है स्लो आईवी रेट, यस बिल्कुल सही बात है, एंड रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक, ये बात सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है रैपिड नहीं देंगे, रैपिड देने से कंडीशन जो है वो बिगड़ सकती है। और फोर्थ कह रहा है रैपिड आईवी और मॉडरेट फ्लूइड इंटेक, तो फ्लूइड इंटेक नहीं करवाते और रैपिड तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना होता है, बिल्कुल स्लो देना होता है जो आपका एल्ब्यूमिन है उसको, और उसके साथ साथ ओरल इंटेक आपने अवॉइड करवाना होता है। क्या करवाना होता है, ओरल इंटेक को अवॉइड कराना होता है। तो यहाँ राइट आंसर कौन है, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर कौन है, बी है, बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु इज रिसीविंग सीरम एल्ब्यूमिन। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की और क्लाइंट क्या रिसीव कर रहा है, सीरम एल्ब्यूमिन ले रहा है। क्या ले रहा है, सीरम एल्ब्यूमिन। आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एंटिसिपेट। कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी, ये बात आपको पूछी जा रही है ना।
क्या है, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, जो क्या कर रहा है, सीरम एल्ब्यूमिन रिसीव कर रहा है। आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट है जो नर्स एंटिसिपेट करेगी। तो हमने कहा कि एल्ब्यूमिन क्या करती है, एल्ब्यूमिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक होने के साथ साथ ये क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो ये क्या करती है, बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्डअप करने का काम करती है। क्या करती है, ऑस्मोटिक बोलूं या ऑन्कोटिक प्रेशर को बिल्डअप करवाती है। क्या करवाती है, ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करती है, बिल्डअप करती है। तो आपको पूछा जा रहा है, पहला कह रहा है इंप्रूव क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग को इंप्रूव नहीं करवाती है, इसका ब्लड क्लोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कह रहा है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाती है, नहीं। तीसरा कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, नहीं। फोर्थ कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कराती है, ऑन्कोटिक प्रेशर बनाने का काम करती है, उसको मेंटेन करके रखने का काम करती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, डी इज ए राइट आंसर, डी। तो राइट क्या है, राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या है, डी है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलो एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका नीचे दिए गए टाइम है, उस टाइम में मैक्सिमम टाइम, जिस टाइम तक आप आईवी सॉल्यूशन का बैग जो आपने इन्फ्यूज करने के लिए हैंग किया है, आप उसको रख सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो भी आप आईवी सॉल्यूशन है, आईवी सॉल्यूशन का जो बैग होता है उसको 24 आवर के बाद आपने क्या कर देना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। उसके बाद आपने उसको नहीं हैंग करना होता है। अगर आपको कोई पूछे कैनुला के बारे में, अगर आपको पूछे कैनुला, आईवी कैनुला जो होता है आपका, आईवी कैथ, आईवी कैथ, तो ये लगभग 48 से 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स के बाद आपने क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। इसके साथ साथ वहां कुछ हॉस्पिटल पॉलिसी भी होती है ना। आईवी सेट जो होता है, आईवी सेट, आईवी सेट जो है वो भी आपने क्या कर देना होता है, 24 टू 72 आवर पे क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो ये आपकी कुछ जो है हॉस्पिटल पॉलिसीज रहती है, और आपने कुछ बातें ध्यान रखनी होती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। किसके लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो आप क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद जो है, जो आपने हैंग किया होता है उसको नहीं लगाते हैं, तो मैक्सिमम आप 24 आवर्स तक रख सकते हैं। या राइट आंसर कौन रहेगा, डी। कौन रहने वाला है, डी। राइट आंसर इज डी। डी क्या है, राइट आंसर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट। एक क्लाइंट जिसको क्या है, आप आईवी इन्फ्यूजन कर रहे थे और वो क्या हो गया है, इनफिल्ट्रेट हो गया है। क्या हो गया है, इनफिल्ट्रेशन हो गया है। What does the nurse identify as the most likely cause of infiltration? आपको पूछ रहा है कि नीचे दिए गए में कौन सा है जो नर्स आइडेंटिफाई करेगी इनफिल्ट्रेशन के कारण में से, है ना। मोस्ट लाइकली इनफिल्ट्रेशन का कारण क्या है, पहला कह रहा है एक्सेसिव हाइट ऑफ आईवी बैग। आईवी बैग का हाइट बढ़ना, ये फ्लो रेट को डिपेंड करता है। इस पे कौन डिपेंड करती है, फ्लो रेट। अगर हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो फ्लो ज्यादा होगा, और अगर हाइट कम होगी तो फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो इस पे तो कौन डिपेंड करता है, फ्लो डिपेंड करता है। दूसरा है फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडिक्वेटली। आपने जो कैथेटर है, जो आपने आईवी कैनुला लगाया है, उसको अच्छे से सिक्योर नहीं किया है, तो उस कंडीशन में इन्फिल्ट्रेशन होने के चांस जो है वो ज्यादा होते हैं। ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कैथेटर इंसर्शन। इससे तो इन्फेक्शन के चांस है, इससे क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे, ना कि इनफिल्ट्रेशन के। अगर आपने क्या है, कंटामिनेशन किया है,
कैथेटर इंसर्शन के दौरान। फोर्थ कह रहा है इन्फ्यूजन ऑफ ए केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन, आपने केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन दे दिया है, इस कंडीशन में फ्लेबाइटिस हो सकता है। ये क्या कॉज कर सकती है? फ्लेबाइटिस को कॉज कर सकती है। इनफिल्ट्रेशन इसकी वजह से नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर कौन है? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर कौन है? बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेटर दैट ए नर्स शुड आइडेंटिफाई व्हेन आईवी हैज इनफिल्ट्रेटेड। जो आईवी सॉल्यूशन जो लगा रखा था उससे क्या हो गया? इनफिल्ट्रेशन हो गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर देख के आप बताएंगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सिलेक्ट करिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, और जो है एक हमने बात की थी कि फ्लेबाइटिस, है ना, दो वर्ड लिखे थे हमने, एक इनफिल्ट्रेशन होता है और एक फ्लेबाइटिस होता है। तो ये दोनों होते क्या है, तो थोड़ी बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, एक है इनफिल्ट्रेशन और एक है फ्लेबाइटिस। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का कलेक्शन होना क्या है? इनफिल्ट्रेशन है। कहां पर? अराउंड द कैथेटर साइट या कैनुला साइट। ये क्या आपका इनफिल्ट्रेशन। अब आपको पता क्या लगेगा इनफिल्ट्रेशन का, तो इसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो साइन सिम्टम की बात करें तो जिस साइड पे कैनुला लगा हुआ है उस साइड पे क्या होगा? पेन होगा। तो एक बात तो क्या है? पेन अराउंड द साइड। इसके अलावा वो साइड जो है वो क्या हो जाएगी? पैलर हो जाएगी। क्या होगी? पैलर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि वो जो साइट है वो साइट क्या हो जाएगी? स्वॉलन हो जाएगी। या मैं कह सकता हूं वहां पर कौन हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि वहां पर जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा। स्लो फ्लो रेट, फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? और जो है आप कह सकते हैं कि वो साइड जो है वो क्या होगी? कूल होगी। कूलनेस अराउंड साइट या कूलनेस एट साइट, है ना। तो साइट क्या होगी? कूल होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं आपकी फ्लेबाइटिस का, तो फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। आपकी वेन का इन्फ्लामेशन फ्लेबाइटिस कहलाता है। फ्लेबो वर्ड फॉर वेन और आइटिस इज इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। यहां पर क्या साइन सिम्टम रहेंगे? तो साइन सिम्टम क्या रहने वाले हैं? लगभग सेम ही रहते हैं, बस एक सिम्टम को देख के आपने पहचानना है ना। यहां भी क्या होगा? तो यहां भी पेन होगा, पेन अराउंड कैनुलेशन साइट या फ्लेबाइटिस जो साइट है वहां पर। इसके अलावा साइट क्या होगी? पैलर होगी। और क्या होगा? स्वोलन या एडिमा होगा। और क्या होगा? स्लो आईवी रेट हो जाएगा या स्लो फ्लो रेट होगी। फ्लो रेट क्या होगी? स्लो होगी। और एक जो मेजर डिफरेंस है कि यहां पर तो साइड क्या होती है? कूल होती है, और यहां क्या होगी? वार्म होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वार्म साइट, जो पर्टिकुलर साइट है अगर इनफिल्ट्रेशन हुआ है तो वो कूल होगी, और अगर फ्लेबाइटिस हुआ है तो वो वार्म होगी। ये बात आपने क्या करनी है? ध्यान रखनी है ना। और रेडनेस जो है वो दोनों में आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर आपको रेडनेस देखने को मिल जाएगी, वहां आपको पैलर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। बट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये रहता है कि आपने ध्यान रखना है फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि फ्लेबाइटिस हुआ है तो साइट क्या होगी? वार्म होगी, और अगर इन्फिल्ट्रेशन है तो वो कूल होगी। तो दोनों में नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो दोनों में नर्स क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगी?
तो अगर क्या है फ्लेबाइटिस हो भले इन्फिल्ट्रेशन, तुरंत उस साइट को क्या करना है, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू द आईवी साइट। और क्या करना है, रिमूव द कैनुला। और क्या करेंगे, प्लेस न्यू लाइन, न्यू आईवी लाइन एंड, और क्या करोगे, रिमूव कर दोगे उस कैनुला को, ओल्ड कैनुला। और उस कैनुला को आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और नया आपने क्या करनी है, आईवी लाइन को प्लेस करनी है। ये सबसे जरूरी बात रहती है। जब भी आपको लगे इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस हो गए, तुरंत आपने उस साइट को क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। वहां पर आपने और जो है फ्लूइड नहीं देना है ना। ये बात आपने ध्यान में रखनी होती है। तो अब आपको बताना है कि फ्लेबाइटिस जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसके क्या क्या सिम्टम रहने वाले हैं। पहला कह रहा है हीट, तो हीट ये जो है ये सिम्टम रहता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। किसका है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फ्लेबाइटिस, ये किसका सिम्टम है, फ्लेबाइटिस का। तो ये तो यहाँ होगा नहीं, हमें तो इन्फिल्ट्रेशन पूछा है। दूसरा कह रहा है पैलर, हाँ तो पैलर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तीसरा कह रहा है एडिमा, एडिमा भी होता है, एडिमा बोलूं या स्वोलन, स्वोलन आईवी साइट, एक ही बात है, ये बात होती है। फोर्थ कह रहा है डिक्रीज फ्लोरेट, फ्लोरेट जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी अभी कहा फ्लोरेट डिक्रीज हो जाता है, स्लो फ्लोरेट है ना, अभी अभी हमने लिखा स्लो फ्लोरेट, ये बात तो सही है। एंड फोर्थ कह रहा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ कोई सिग्निफिकेंट जो है डायरेक्ट फाइंडिंग नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि राइट आंसर क्या है, 2, 3 और 4 नंबर। राइट आंसर क्या रहेंगे कि एक तो क्या होगा, पैलर साइट होगी, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एडिमा होगा, एडिमा, इसके अलावा स्लो फ्लोरेट हो जाएगा, स्लो फ्लोरेट हो जाएगा, स्लो फ्लोरेट हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन रहेगा, 2, 3 और 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A nurse is caring for a client who is receiving an IV infusion। क्या है, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जो क्या कर रहा है, आईवी इन्फ्यूजन रिसीव कर रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इफ द आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। आपको पूछा गया है कि कौन सी ऐसा काम करोगे आप जब आईवी इन्फ्यूजन से इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अभी अभी हमने लिखे हैं, ये देखिएगा क्या करना है, आपने तुरंत डिसकंटिन्यू करना है आईवी साइट को और उस कैनुला को निकालना है और नया कैनुला आपने प्लेस करना है, नई साइट आपने लेनी है। तो पहला अगर एलिवेट द साइट, ऐसा करने से एडिमा कम हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होने वाला नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट कहानी नहीं है, तो ये नहीं करने वाले आप। दूसरा कह रहा है डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, डिसकंटिन्यू करेंगे तुरंत। तीसरा कह रहा है अटेम्प्ट टू फ्लश, अटेम्प्ट क्या करना है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया वहां पता ही लग रहा है। और फोर्थ कह रहा है अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेस, वार्म अगर लगाएंगे तो वहां वैसोडाइलेशन होगा और एडिमा और बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा और एडिमा क्या हो जाएगा, वर्सन होगा। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर इज बी, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को आप क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज बी, डिसकंटिन्यू कर देंगे किसको, आईवी इन्फ्यूजन जो चल रहा है, और नई जगह पे क्या करेंगे आप, इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नर्स, एक क्लाइंट जो 2000 ml फ्लूइड जो है उसको आपने 12 घंटे में देना है। आपको पूछा गया है कि कौन सी रेट से उसको चलाएं ताकि वो 2000 ml 12 घंटे में चला जाए। तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट ही ml पर आवर पूछा है, फ्लूइड दिया है और टाइम दिया है। तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल फ्लूइड इन ml बटे टाइम इन आवर्स। और आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो 2, 6 और 1000, और उसके बाद फिर क्या, 3 और 500 है ना। तो 500 डिवाइड बाई 3 और 3 1, 2 0, 3 6
18,20,35 तो लगभग 165 ml पर आवर के आसपास आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस रेट से आप इसको क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्लाइंट विद हाइपोकैलेमिया के साथ में एक मरीज आया आपके पास में, कार्डियक मॉनिटर पे आपने रखा है। आपको पूछा जा रहा है कि इवेल्युएट करो उसकी कार्डियक एक्टिविटी को ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम। जब आप उसको आईवी पोटेशियम दे रहे हैं तो उस दौरान आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट के दौरान आपने उसकी कार्डियक एक्टिविटी को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। बिफोर स्टार्टिंग द पोटेशियम इन्फ्यूजन what cardiac change is the nurse most likely to identify when observe monitor। आपको पूछा जा रहा है कि पोटेशियम इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले आप कौन सा कार्डियक चेंज है जो ऑब्जर्व करेंगे मॉनिटर के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको सीधा सीधा अगर मैं यहाँ बात करूं तो हाइपोकैलेमिया की ईसीजी के बारे में पूछा गया। तो पहला कह रहा है लोवरिंग ऑन टी वेव, की टी वेव क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी या फ्लैट हो जाएगी, ऐसा कह सकता हूं मैं डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर, फ्लैट टी वेव। इलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट है, हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में इलिवेशन नहीं होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये बात गलत है। एंड थर्ड कह रहा है शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस, हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में शॉर्टनिंग नहीं होता है, वाइडनिंग होता है, तो ये बात भी गलत है। एंड फोर्थ कह रहा है इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ क्यू वेव, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ आप राइट आंसर कर सकते हैं कि ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगर हाइपोकैलेमिया की ईसीजी की मैं बात करूं तो फ्लैट टी वेव हो गया, इसके साथ साथ प्रोमिनेंट यू वेव होता है। कौन होता है, प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव होता है। डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट होता है, कौन होता है, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। और आप कह सकते हैं वाइड क्यूआरएस होता है। ये आपकी क्या है, हाइपोकैलेमिया की ईसीजी होती है। तो यहां राइट आंसर कौन रहने वाला है, ए इज ए राइट आंसर, ए राइट आंसर क्या है, ए। ये हमारा आज का क्लास था और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है, क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक। और चैनल अगर आप अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।